अभी आवाज आ रही है लोगों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, सुन पा रहे हो? यस सर। अच्छा, ठीक है। लास्ट क्लास में ग्राफ की बात कर रहे थे हम लोग ना, उसी को कंटिन्यू कर रहे थे। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ तक डिस्कस किया था शायद। यस सर। ठीक है, हम बात कर रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। इसमें हमने कहा था स्लोप एक्सेलरेशन डिनोट करती है और एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट। यस सर। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे हो सकता है क्वेश्चंस में, वो देख लेते हैं, है ना। कई क्वेश्चन होते हैं जो ग्राफ से ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाते हैं रादर देन इक्वेशन बना के सॉल्व करने से, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है, ऐसे देख लेते हैं। एक पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, देन मूव्स विद uniform velocity and finally retards constantly and comes to rest. फिर कहा जा रहा है if the time of these motions are in the ratio 1:8:1, find the ratio, किसका रेशियो बताना है, ध्यान देना, V average अपॉन V max, एवरेज स्पीड ओवर मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताना है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो एक बार क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व करते हैं ना। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर सम टाइम, then moves with uniform velocity and finally retards constantly and comes to rest. If the time of these motions are in ratio 1:8:1, find the ratio of average speed to the maximum speed. ये तो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले एक काम करें सब लोग, इसका एक ग्राफ बना के देखें कि आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना पा रहे हो क्या, और उसका शेप कैसा होना चाहिए मुझे बताओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप कैसा होना चाहिए ये मुझे बताओ। बता दो कोई भी। वीटी ग्राफ का शेप कैसा होना चाहिए, कोई भी। नहीं, कुछ नहीं। सर आप ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, ये शेप तो बना लिया है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, इसका नाम है ट्रेपीजियम। हाँ ट्रेपीजियम, ये हो गया ऐसे, हाँ ठीक है ना। ट्रेपीजियम। ये हमने डेमो में शायद किया होगा ऐसा क्वेश्चन है। यस सर, एक बार ये आप करा चुके हैं। मैं समझ, ये वी हो गया, ये टी हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखना कि ये वाला जो पार्ट है ये तो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
ये पार्ट हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ये वाला पार्ट हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर वो कह रहा है 1 यहाँ तक है, 8 ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, और 1 ये है ना। इस वाले को वी मैक्स कह देते हैं, ये वी मैक्स हो गया। अच्छा, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? वी एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम डिस्टेंस की जगह तो कह देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, और नीचे टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास, नीचे टोटल टाइम आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे लिखेंगे? वी एवरेज लिखते हैं यहाँ, तो वी एवरेज हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना? देखो अगर ये 8 है तो ये पूरा 10, तो 18 हो गया, इनटू हाइट, हाइट कितना है? वी मैक्स, वी मैक्स अपॉन टाइम कितना है टोटल? 10, ये हो जाएगा। अब वी मैक्स को नीचे ले आते हैं, तो वी एवरेज ओवर वी मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/10। कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल इसी ग्राफ पे सॉल्व होने वाला है ना। ये देख लेते हैं, ये है a car starts from rest and accelerates at alpha meter per second square for some time. It then retards, uniformly ही कह रहे हैं, at beta meter per second square and comes to rest, if the total time is capital T, seconds की बात करेंगे, है ना। Find the maximum speed and the total distance traveled, है ना। और हिंट वही है कि आपको इसको करना किससे है? ग्राफ बना के करना है ना। तो एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लो, इसका ग्राफ किस शेप का बनेगा पहले वो देख लो एक बार, है ना। एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से चलती है, फिर रिटार्ड होना शुरू होती है, कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा से रिटार्ड होकर रेस्ट पे आ जाती है। टोटल टाइम लगा ट्रायंगल टी। होगा। हाँ, सर ट्रायंगल बनेगा ना? बिल्कुल ट्रायंगल बनेगा। एक बार ड्रॉ कर लें ट्रायंगल। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? यस सर। अच्छा, अगर क्वेश्चन नोट कर लिया तो फिर ट्रायंगल बना लेते हैं ना। ये ग्राफ बनाते हैं ऐसे। ये हमने बनाया, ऐसे एक ट्रायंगल बना लिया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने जानबूझ के दोनों साइड की स्लोप अलग अलग रखी है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है अल्फा और बीटा बराबर होंगे, तो एक की स्लोप ज़्यादा एक की कम, इस तरह से रख दी मैंने। मतलब किसी की भी ज़्यादा किसी की भी कम, ऐसा भी बना सकते हैं मैं, ऐसा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। anyway, ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। अच्छा, यहाँ पे जो क्वांटिटी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये मैक्सिमम मैक्सिमम है ना, इसको वी मैक्स लिख देते हैं, वी एम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना है? टी है, जो दिया हुआ है कैपिटल टी, है ना। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक के टाइम को T1 कह देता हूँ और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को T2 कह देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक नो है। सर। अच्छा, फिर ध्यान रखना, ये हमारे पास दो लाइन है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। इस लाइन की स्लोप कितनी होनी चाहिए? इस लाइन की स्लोप की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अल्फा, वेरी गुड, है ना। और इस वाले की स्लोप कितनी होनी चाहिए? बीटा। उसको माइनस हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि वो रिटार्डेशन ही है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो है वो कितना है? बीटा है। ये बात ठीक है ना? बीटा। तो ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अल्फा इज Vm ओवर T1। देखो, ये इस लाइन की स्लोप जो है वो दिस अपॉन द tan थीटा होती है ना, स्लोप का मतलब tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस सही लिखा है मैंने।
फिर क्या बीटा को ये कह सकता हूं मैं Vm अपॉन T2? एक बार अच्छे से देख लो, समझ पा रहे हैं सब लोग बात? चलो मान लेते हैं। अब T1 प्लस T2 मिलके कितना है? कैपिटल T। T ठीक है, तो T1 की जगह देखो मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, Vm ओवर अल्फा। T2 की जगह Vm ओवर बीटा इक्वल टू T हो जाएगा। सही है ना? अब इस इक्वेशन में सिर्फ Vm ही वेरिएबल है मेरे पास, तो Vm के लिए सॉल्व कर लेता हूँ मैं। सॉल्व करके बता दो Vm कितना आ रहा है एक बार जल्दी से इस इक्वेशन से। तब तक किसी को डाउट हो इसमें तो क्लियर कर लो मुझसे। सर हमने अल्फा निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? बेटा अल्फा है क्या? अल्फा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन स्लोप होता है वीटी ग्राफ का, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, नाउ जो स्लोप होती है उसको हम tan थीटा भी कहते हैं ना। तो यस मान सर। लो ये वाला एंगल हमारा θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है ना? तो tan θ1 कितना होगा? बेस अपॉन नहीं, बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस। अपॉन बेस। Vm परपेंडिकुलर है upon Vm, T1 Vm अपॉन T1 है, ये हो जाएगा। ऐसे tan θ2 लेंगे तो आएगा Vm अपॉन T2। समझ गए बात? ओके सर। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं यहाँ भी, कोई कर रहा है सॉल्व कर रहा है Vm कितना है? यस सर। बोलो। सर इसी इक्वेशन से सॉल्व करना है ना? हाँ इसी से, और किससे करो? हाँ, तो Vm इज इक्वल्स टू T अल्फा बीटा अपॉन अल्फा upon प्लस alpha बीटा। plus beta. टी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल सही। ये आ गया आपके पास Vm। अच्छा, अब मेरे पास Vm आ गया तो मुझे बताना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इस ग्राफ में डिस्टेंस ट्रैवल्ड किस चीज से डिनोट हो रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सही बात, ठीक है। बेस इनटू हाइट। हाँ, तो हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड उसको S लिख देते हैं। ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस तो हो गया कैपिटल T, और हाइट की जगह Vm आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस। हाइट की जगह Vm आ जाएगा ना। तो Vm तो अपने को मिल चुका है, तो ये बन जाएगा T स्क्वायर अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टाइम्स 2। एक बार चेक कर लो, देखो। सर ये आवाज आपने Yes, सर sir. एस से कैसे कर रहा है सर, ये बताना। एस इक्वल्स टू से थोड़ा मेरा मिस हो गया। नहीं, S तो डिस्प्लेसमेंट को कहा है हमने ना, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको कहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है ना। Yes sir. बस वो एरिया फाइंड कर लिया है। समझ गए बात? सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल। हाँ नीचे करते हैं, समझ लो। इसको समझ लो पहले अच्छे से कि हाँ बात समझ में आ गई। नोट कर लिया सबने? सर पर आपने इसमें हाफ क्यों लगाया? हाफ क्यों लगाया? अच्छा, Area of triangle का formula. हाँ ट्राइंगल के सर एरिया। ठीक है सर। अच्छा, कर लोगे ना? Yes sir. ठीक है। अच्छा, ये सब देखना, अब ये जो हम कर रहे हैं इसमें फिजिक्स तो बहुत कम ही है, इसमें ज़्यादातर क्या है, बहुत सिंपल सी मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो इतनी मैथ्स ठीक रहे तो हो जाता है कोई बहुत बड़ा काम। समझ में आई बात? चलो और आगे देखते हैं। Yes sir. फिर हम देखते हैं एक ग्राफ होता है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसको जनरली कम ही बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं तो इसके क्या मीनिंग हो गया वो देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्लोप तो खैर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगी। इसका एरिया अंडर द कर्व जो है ये चेंज इन वेलोसिटी डिनोट करता है। चेंज इन वेलोसिटी, जैसे मान लो कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारा ऐसा है,
ए वर्सेस टी। अच्छा, ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक तो पॉजिटिव है, दूसरा कांस्टेंट है, राइट? यस सर। तो अब अगर कोई पूछे कि टाइम t1 से लेके, यहाँ t1 से लेके t2 के बीच में वेलोसिटी में चेंज कितना आया, तो आप क्या करोगे? इसको एरिया फाइंड कर लोगे, ये वाला। तो ये एरिया जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? और व्हेन वी से चेंज इन वेलोसिटी तो इसका मतलब होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। इस चीज को देख लें एक बार, ठीक है ना? इसको नोट कर लो एक बार। कर सकते हैं सर? यस सर। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक ग्राफ देता हूँ ऐसे। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a1 और यहाँ लिख देता हूँ -a2, है ना? ये आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? वीटी ग्राफ में। वीटी ग्राफ में मानते हुए कि एट t इक्वल टू 0 v वो 0, ठीक है ना? तो अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है तो उसका वीटी ग्राफ कैसा होगा, ये जरा करके बताओ मुझे। ठीक है, सोचना पहले कि एक्सेलरेशन कैसा है। एक्सेलरेशन कैसा है? शायद ट्रायंगल होगा क्या? बिल्कुल ठीक है, ट्रायंगल होगा, है ना? और कैसा ट्रायंगल होगा वो भी समझा दो मुझे एक बार। देखो, इस ग्राफ को अगर देखें ध्यान से तो इसमें a1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या a2 का? एक बार सोच के बताओ। a1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है ना? तो vt ग्राफ जब मैं बनाऊंगा तो मेरे पास एक स्लोप ऐसी आएगी और एक स्लोप ऐसी आएगी, है ना? यस इस वाली लाइन की स्लोप a1 कहलाएगी, इस वाली लाइन की स्लोप a2 कहलाएगी, ठीक है ना? ये रिटार्डेशन हो गया है, ठीक है? यस सर। बस ये इसका ग्राफ आ गया है। ये ध्यान दे दो आप, है ना? अगर मान लो आप टाइम की बात करते हो तो ये 0 है, तो ये t1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई t2 मान लेते हैं ना, तो ये 0 t1 t2 इस तरीके से बना सकते हैं। कोई डाउट है तो क्लियर कर लो इसमें। अच्छा, अगर नहीं है तो फिर मैं इससे थोड़ा बेटर आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको ट्राई करके देख लो। अगर अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, अगर हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है, इसका वीटी ग्राफ बनाओ, कैसा होगा? इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें वीटी ग्राफ में। चलो ट्राई करो एक बार। सर इसका स्ट्रेट लाइन आएगी? ऐसा लग रहा है आपको? वीटी सर ग्राफ कर्व जब, मेरी बात समझो, वीटी ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? 0 मतलब सर कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं, कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है, ठीक है ना? लेकिन क्या यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है आपको? सर कर्व है सर कर्व मेरा। आएगी, कर्व कर्व आएगी। आएगा। अच्छा, कैसा कर्व आएगा वो भी एक बार सोच लो, है ना? सर 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 मैंने बना कॉन्केव लिया। वाला जो ऐसे होता है। यस अभी सर। देख लेते हैं, ठीक है ना? मैं बनाता हूँ फिर बता देना कि यही बनाया कि नहीं। मैं यहाँ वी और टी लिख देता हूँ, उसके बाद ये बना देता हूँ। यस सर। यस सर यही है। यही यस सही आ रहा सर। है? यस यही है। पक्का? यस सर। यस सर। सर। तो समझ गए कहने का मतलब सब लोग? सर मैं नहीं समझा। नहीं समझे? अच्छा, इस ग्राफ को देखो। सबसे पहली बात तो ये समझ लो यार कि आपका वीटी ग्राफ जो है वो ऐसा नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता, इसलिए नहीं आ सकता
क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट स्लोप, और कांस्टेंट स्लोप मतलब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, आप देखो, बात समझ रहे हो मेरी? यस सर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता हुआ एक्सेलरेशन हम कैसे दिखाएंगे? देखो यहाँ टेंजेंट देखो ना, यहाँ 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 टेंजेंट की स्लोप बढ़ती जा रही है, यहाँ पे टेंजेंट देखो और यहाँ टेंजेंट देखो, स्लोप बढ़ती जा रही है ना, तो बढ़ती हुई स्लोप का ग्राफ तो ऐसा ही आता है। यस। क्लियर है ये बात? हाँ सर। अच्छा, अगर मान लो आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा होता, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा होता, इस एक्सेलरेशन में और पिछले वाले में क्या फर्क है? सर ये रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन है यार, ये तो बहुत गलत बात कह रहे हो यार, बहुत ही आई गलत। मीन एक्सेलरेशन कम हो मतलब दिल टूट गया, मतलब इंसान का, खत्म हो गया बिल्कुल, टुकड़े टुकड़े। ये रिटार्डेशन तो बिल्कुल नहीं है, सब लोग सोच लो, है ना, सब लोग दिमाग लगाओ कि ये एक्सेलरेशन, क्या ये एक्सेलरेशन कहीं पर भी नेगेटिव है? देखो आप देखो ना, एक्सेलरेशन कहीं भी नेगेटिव दिख रहा है आपको? हाँ सर। नहीं, नेगेटिव तो नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है ये। अच्छा, फिर ये एक्सेलरेशन आपको वैल्यू में बढ़ता हुआ दिख रहा है, कम होता हुआ दिख रहा है? कम होता है। सर कम होता हुआ। कम होता कम हुआ हो रहा है सर। ठीक है ना, जीरो एक्सेलरेशन तक कम जा हो रहा रहा है। है। तो अब हाँ एक्सेलरेशन अगर टाइम के साथ कम हो रहा है, और वही कंडीशन दें कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी हमारी 0 है, तो ये एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ कम हो रहा है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप मुझे बताओ। एक्सेलरेशन, सर उल्टा कर, मतलब जो आपने पहले बनाया उसका कर्व हाँ, उल्टा हो ये जाएगा। ये वाला, ये वाला, इसको समझ लो। देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो ऐसी स्लोप का आएगा, फिर ऐसी स्लोप का आएगा, और फिर और कम स्लोप का आएगा। स्लोप कम होती हुई दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। तो ये समझ में आ गया एकदम? यस सर। इसको नोट कर लो यार, छोटी छोटी सी बातें हैं, है ना, लेकिन जब मैथ्स एकदम ठीक रखेंगे तो ही ये सही सॉल्व हो पाएंगे, है ना? ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो फिर इसका आंसर दो। हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस बार ऐसा है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसका वीटी कर्व बना के बता दो मुझे। बेसिकली आपको क्या करना है, सर पिछले दोनों कर्व कर्व नहीं को हो मिला जाएंगे? देना है ना, दोनों कर्व को मिला देना। हाँ दोनों कर्व। कैसा हो जाएगा बताओ, शेप कैसा हो जाएगा? सर लहर जैसा शेप हो एस जाएगा। टाइप ऑफ। लहर यस जैसा? सर। हाय हाय, लहर। सर एस टाइप पहले ऑफ। तो सर, यस सर एस टाइप का हो जाएगा, मतलब समझ गया, लहर जैसा बनाता है ये, है ना? सर। यस सर इस तरह यस से। और सर। फिर ये, फिर सर इस तरह से। यस सर। बस यहाँ पे देखना कि स्मूथ बने, मतलब ऐसा नहीं हो कि ब्रेक जैसा नहीं दिखना चाहिए, स्मूथ जैसा लगना चाहिए ना, एकदम स्मूथ। ट्रांजिशन जो है फ्रॉम वन एक्सेलरेशन टू अनदर, वो स्मूथ हो जाना चाहिए, ठीक है ना? तो अगर वो फ्री फ्लो में बनाएंगे तो और बेटर बन जाएगा, है ना? लेकिन बात समझ गए कैसे हो रहा है? यस 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 सर। सर। यस सर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम का कर्व हो गया। बहुत प्रैक्टिस करेंगे, है ना? देखो अभी क्या है, इनिशियली इस लेवल पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लोप्स और कर्व्स और ये सब चीज़ें जो है, ये मैथ्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। जब ये मैथ्स में भी आना शुरू हो जाएंगी तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग में, है ना? अभी तो हम इनको बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे समझ रहे हैं। एनीवे, तो ये हो गया हमारे पास। और भी तरह के ग्राफ होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे हमारी मैथ्स बेटर होती जाएगी वो कर लेंगे, है ना? ठीक है, तो सो तो हम अभी मतलब एक्सेलरेशन टाइम का कर्व ग्राफ अभी नहीं करेंगे? नहीं, कर तो लिया हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मैं कह रहा हूँ कि और भी तरह के ग्राफ होते हैं, है ना? वो मैं जैसे कर्व्स की बात कर रहा था, हाँ, अगर जैसे 80 कर्व है। तो इसका वैसे सर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है इसका इसको? स्लोप तो कुछ वैसे नहीं है, वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है, वो कोई क्वांटिटी तो होती नहीं है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ यस एक्सेलरेशन, सर। है ना? लेकिन इसका एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी का चेंज रिप्रेजेंट करता है, तो ओके सर। होप कि हो जाएगा ऐसे ना। चलो अब बात करते हैं हम, ये हो गया, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, इसको लिखो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट
एक्सेलरेशन है ना, इस टाइप के मोशन को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये वो वाला मोशन है जिसमें आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर लेते हो। लिखो इन दिस we can use the three equations of motion। ना वो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती थी उनको एक बार डिराइव भी कर लेते हैं, ताकि वो डिराइव करने अगर स्कूल में आएगा तो आप कर लोगे आराम से। तो देखो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dv/dt इक्वल टू a। यस सर। सही है ना, dv/dt एक्सेलरेशन हुआ ना, उसकी वैल्यू a है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ dv इक्वल टू a dt? यस लिख सकता हूँ। फिर मैं इंटीग्रल का साइन लगा देता हूँ दोनों तरफ। जब t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी u है मान लेते हैं, और जब t कुछ भी t हो जाएगा तो वेलोसिटी कुछ भी v हो जाएगी। सही है, लिमिट भी लगा दी हमने, लिमिट लगाना तो हमें आ ही गया था उस दिन। अच्छा, dv का इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल 1 dv, इंटीग्रल ऑफ 1 dv v/1 v हो गया, सिर्फ v हो गया ना। तो ये हो जाएगा v कहाँ से कहाँ तक, u से v तक है। और इधर इंटीग्रल dt क्या हो जाएगा, सिर्फ t कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक है ना। तो ये तो बन जाएगा v माइनस यू, और ये बन जाएगा t माइनस 0 है ना। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। याद रखेंगे इसको सर? यस सर। ठीक है ना। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, चलो तो ये समझ गए, इस डेरिवेशन को याद रखेंगे ना। अब इसके यूजेस देखेंगे कैसे करते हैं, वो अलग बात है, पहले डिराइव कर लेते हैं। अब इस वाली इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन लेकर आते हैं। मैं वेलोसिटी को ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं? तो फिर ds को u प्लस ए टी डी टी ऐसे लिख सकते हैं, और दोनों साइड इंटीग्रल लगा देते हैं। कहाँ से कहाँ तक, जब 0 था तो 0 था, जब t हुआ तो s हो गया। भाई जब t इक्वल टू 0 था तो हम ओरिजिन पे होंगे, यानी जहाँ से चलना शुरू किया वहाँ होंगे, और जब t होगा तो डिस्प्लेसमेंट कुछ s हो जाएगा। इसको नोट कर लो एक बार। और ये इंटीग्रल कर सकते हो क्या, एक बार चेक कर लो। ये तो खैर s हो जाएगा, यहाँ तो सिंपली s आ जाएगा है ना, 0 से s तक ds का इंटीग्रल s हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दो इंटीग्रल है u dt, तो u dt तो बन जाएगा ut, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। और at में a तो कांस्टेंट है, t dt का इंटीग्रल t²/2 होता है, तो a/2 ऑफ t², कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस at²/2, at²/2 यस सर। है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कोई दिक्कत नहीं इसमें? सर ये सेकंड लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। ये वाला हाँ, बताओ क्या बात नहीं समझ में आई इसमें? वो प्लस a/2t² वाला थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बेटा ये समझो ना यार, ये at dt एक अलग इंटीग्रल है और u dt एक अलग इंटीग्रल है ना। यस सर। जब बीच में प्लस लगा होता है तो अलग अलग इंटीग्रल करते हैं ना। अब इसमें a तो कांस्टेंट है, यस। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया सिर्फ इंटीग्रल ऑफ t dt है ना। तो इंटीग्रल t dt जब करेंगे तो क्या बनेगा, t²/2। ओके सर, ओके। वही किया है यहाँ पे ना। समझ गए? यस सर। अब थर्ड इक्वेशन लाना थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको देखते हैं। हमने वो जो इक्वेशन लिखी थी dv/dt इक्वल टू a है ना, इसी को एक अलग तरीके से लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ dv/ds इंटू ds/dt इक्वल टू a। ये कौन सा रूल कहलाता है? चेन चेन रूल। चेन रूल है। चेन इसमें रूल। हमने देखो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ
राइटिंग डी वी बाई डी टी डायरेक्टली, हमने लिखा डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। लिख सकते हैं, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है तो डी वी बाई डी टी ये फाइनली देखो डी एस तो कट रहा है। यस सर। अच्छा डी एस बाई डी टी होता क्या है? वेलोसिटी। 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 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी डी वी इक्वल टू ए डी एस, है ना। डी एस को उधर ले गए और डी एस बाई डी टी को वी लिख दिया, ऐसा लिखा जा सकता है। यस सर। यस सर। दोनों साइड इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तब इनिशियल वेलोसिटी यू थी, जब डिस्प्लेसमेंट कुछ भी एस हो जाएगा तो वेलोसिटी वी हो जाएगी, है ना। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा वी डी वी का इंटीग्रल कितना होगा ये बता दो। वी स्क्वायर अपॉन 2। वी स्क्वायर अपॉन 2, तो वी स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ यू और वी लिख देते हैं और हाफ बाहर ले लेते हैं ना। उसके बाद यहाँ ए डी एस का इंटीग्रल तो सिर्फ एस बन जाएगा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से एस तक। तो ये कितना हो गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए एस, ये आ जाएगा। या कह सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या कह सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी, है ना। ये इंटीग्रल जो हमने किया है इसको बहुत ध्यान से एक बार अच्छे से समझ लेना, शुरू से एकदम ऊपर से यहाँ से, और फिर कोशिश करना कि इसको आप खुद से लिख भी पाओ। यस स्कूल में करा चुके हैं। स्कूल में आते हैं ना, हाँ बिल्कुल। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। नोट कर लिया? यस सर। अच्छा ठीक, काम कर लेते हैं, तीनों इक्वेशन एक बार लिख देते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी 3 इक्वेशंस है मोशन की, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इनसे एक 4th इक्वेशन भी हम डिराइव कर लेते हैं, उसकी बात अभी बाद में करेंगे। बट ये हमारी प्राइमरी 3 इक्वेशंस है, ठीक है ना। इनको यूज़ कैसे करना है तो इम्पॉर्टेंट है हाउ टू यूज़। तो ये बात सोचना कि जब भी आपके पास एक गिवन कंडीशन होती है ना, इन एनी गिवन क्या हुआ, भाई पेन चलना बंद हो गया हमारा, ऐसा क्यों हुआ भाई? रुको जरा। चलो आ गया वापस। इन एनी गिवन कंडीशन, एक मिनट रुकेंगे बच्चों सब लोग। रुकावट के लिए खेद, वापस से शुरू करते हैं सब लोग, कोई भाग तो नहीं गया? चलो ठीक है। इन एनी गिवन कंडीशन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वेरिएबल्स कौन कौन है, वेरिएबल्स, है ना। मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो आपको मान लो एग्जांपल में हमसे किसी ने कहा
a car moving at 10 kilometer per hour can be stopped in 5 मीटर। इसका मतलब समझना क्या हुआ, एक कार 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो अगर ब्रेक लगाएं तो ब्रेक लगाने से रुकने के बीच में वो कितना ट्रैवल कर लेती है, 5 मीटर ट्रैवल कर लेती है। इसको कभी कभी स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कहते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कार ब्रेक लगाती वहीं का वहीं रुक जाएगी, है ना, तो इसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अब किसी ने कहा इन व्हाट डिस्टेंस would the car stop if it travels at 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी डबल स्पीड पे चल रही होती है तो कितने डिस्टेंस में रुक जाती है ना। इसको सिर्फ एग्जांपल की तरह लें कि हम ऐसे में जो अपना थॉट प्रोसेस है वो कैसे रखेंगे ना। तो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं ये समझना। यहाँ पर बात हो रही है u जो कि 0 है, सॉरी u जो कि गिवन है यानी कि 10 है या 20 है, v जो कि 0 है, भाई अगर कार रुक जा रही है तो v कितना है, 0 है। अच्छा, उसके बाद बात हो रही है डिस्टेंस की, s इज गिवन, और अजम्पशन क्या है, a क्या है, a इज कांस्टेंट, है ना, ऐसा हमारा अजम्पशन है, a इज कांस्टेंट, कि मेंशन जनरली कर देते हैं क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए क्वेश्चन में वो है u, v, s और a। ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में जो जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो कौन से हैं, u, v, s और a। अब आप बताओ कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये चारों फीचर करते हैं, लास्ट इक्वेशन में। यस सर। तो यहाँ पर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं गिवन है, इसलिए टाइम तो यहाँ फीचर ही नहीं हुआ। तो अब जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ उस बात को समझना कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए हमेशा ये देखें क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, वो वेरिएबल्स कौन सी इक्वेशन में फीचर करते हैं, वही इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाएगा कि ये कौन सी इक्वेशन से सॉल्व होना है, थर्ड इक्वेशन से सॉल्व होना है। अच्छा, कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो हमने कहा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as बाय माइनस, बेटा रिटार्डेशन हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और समझदारी का काम हम कर सकते हैं, वो ये है, हम कह सकते हैं s इज यू स्क्वायर बाय 2a, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कोई लंबी चौड़ी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी का हम यूज कर लेते हैं, s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे हो सब लोग, स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। इसका मतलब समझना क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं u को डबल कर दूं, इफ u इज डबल्ड, s बिकम्स कितना, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लेना 4 टाइम्स कैसे कह दिया। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर u को 10 से 20 किया तो s जो होगा हमारा वो पहले 5 मीटर था, अब कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, बस कर लेंगे ऐसे। अच्छा, स्कूल में अलग बात है यार, स्कूल में आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। तो आप पहले कहोगे s1 इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय 2a, फिर आप कहोगे s2 इक्वल टू u2 स्क्वायर बाय 2a, फिर आप लिखोगे अपॉन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, s1 बाय s2 इज u1 बाय u2 का होल स्क्वायर। फिर आप कहोगे अपॉन यूजिंग द वैल्यूज ऑफ u1 एंड u2, s2 कम्स आउट टू। ऐसे लंबी कहानी लिख के आप समझा दो, कर लोगे वो काम, कर लोगे बकवास वाला? यस सर। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। तो ये मेथड समझ में आया कि जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या देखेंगे, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, और वो वेरिएबल जिस भी इक्वेशन में सारे अपीयर होते हैं एक साथ, वो इक्वेशन यूज कर लेनी है। कर पाओगे ऐसा? यस सर। काम करते हैं, एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं आपको, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे, है ना। लिखो, शुरू हो जाओ।
लिखो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with constant acceleration. It covers 4 meter. It covers 4 meter in the first 2 seconds. 4 meter in the first 2 seconds. What distance will it cover in the next 2 seconds? What distance will it cover in the next 2 seconds? ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा. Yes, sir. तो करो, सॉल्व करो इसको फिर. आंसर आए तो बताना ना. सर 4 मीटर. नहीं, 4 मीटर आंसर नहीं है. सब लोग एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं ना. सर टोटल बताना है कि नहीं सिर्फ बेटा, नेक्स्ट? नेक्स्ट 2 सेकंड बताना. बहुत क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है इन द नेक्स्ट 2 सेकंड्स. पहले 2 सेकंड में 4 मीटर चला. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात कर लेते हैं. देखो, मोशन एक्सेलरेटेड है, तो अगर पहले 2 सेकंड में 4 मीटर चला है तो अगले 2 सेकंड में ज्यादा चलेगा, कम चलेगा? ज्यादा ज्यादा चलेगा ज्यादा सर. चलेगा, ये बात ठीक है ना. तो ये जो अभी आंसर हाँ. आया था 4 मीटर, वो वैसे ही हमें गलत लगना चाहिए कि भाई सेम तो बिल्कुल 8 मीटर. यस सर. ठीक है. हाँ, वो 8 चलेगा कि 15 चलेगा वो अलग बात है ना, वो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन ज़्यादा चलेगा, एटलीस्ट ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हाँ, विद कॉमन सेंस इन एक्सेलरेटेड मोशन हर इक्वल इंटरवल में जो आगे आता जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ता जाएगा ना. ये हम आगे भी देख लेंगे. किसी का आंसर आए तो बताओ. सर 16. 16 पूरी तरह से गलत तो नहीं है, मतलब वैसे तो आंसर तो गलत है, बट 12 सर 12 12 सही है भूमिका, एकदम 12 एकदम आंसर ठीक है ना. चेक कर लेते हैं. देखो, सबसे पहले तो आपको सब लोगों को ये रियलाइज हो गया कि इसमें जो इक्वेशन यूज होगी वो सेकंड इक्वेशन होगी. yes sir. यस सर. हाँ 12 सबने आया. रियलाइज Yes, sir. ठीक है. अच्छा, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा? आपने लिखा s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर. UT कहाँ गया? वो u जीरो था इसलिए t U है. जीरो था इसलिए कैंसिल हो गया. ये बात ठीक है ना. अच्छा, यहाँ पे एक बात समझो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं हमेशा t इक्वल टू 0 से ही सोचूं, अगर मैं t इक्वल टू 0 से ही सोचूं तो मैं s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर कह सकता हूँ. यस सर. ठीक है ना. तो थोड़ी देर के लिए क्या मैं क्या हमेशा क्या क्या एक और बार बोलो. मैंने कहा कि अगर मैं s
हमेशा t इक्वल टू 0 से ही मोशन को देखना शुरू करूं तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन लिखी जा सकती है ना। हाँ देखो Yes, अगर मैं sir. ये कहूँ कि नहीं 2 सेकंड बाद देखूंगा तो फिर तो u कुछ हो जाएगा, तो फिर तो मैं ये वाला रिलेशन नहीं यूज कर सकता। ये सिर्फ कब यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओनली व्हेन s is measured from t इक्वल टू 0। ये देख लेना है ना, ये सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर फर्स्ट 2 सेकंड्स में s is 4 मीटर when t is 2 सेकंड, ये ठीक है ना। तो s is कितना मीटर when t is 4 सेकंड, ये बताओ मुझे। 16 मीटर, ये बात ठीक अब है। -4 करेंगे हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ यही करती है। कि हाँ समझ गया ना। तो बिटवीन 2 एंड 4 कितना चला, 16 माइनस 4 दैट इज 12 मीटर। ये आंसर आ जाएगा हमारा। कर सकते हैं सर? कुछ बोलो हाँ ना। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता अगले 2 सेकंड में कितना चला तो क्या करते आप? अगले नेक्स्ट 2 सेकंड, इसके बाद के 2 सेकंड So plus. प्लस क्या, डायरेक्टली बताओ ना कि क्या करते। सर पहले 6 सेकंड में कितना चला, फिर माइनस 12 माइनस + 4 16 था। हाँ, तो 6 सेकंड में कितना चला का आंसर क्या आएगा? 20 seconds. नहीं, 6 सेकंड में टोटल कितना चला का आंसर क्या आएगा? 36 36। ये 36 अगर किसी को क्लियर ना हो तो पूछ लो यार। सर मेरे को। अच्छा, आपने s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर कहा ना, तो अब अगर हमने 2 सेकंड और ऐड कर दिए टोटल 6 सेकंड हो गए। अच्छा हाँ ठीक है। ये टाइम ट्रिपल हो गया है, ट्रिपल हो गया है तो s बिकम्स 9 टाइम्स, s बिकम्स 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 36 मीटर हो जाएगा। इस 36 में से आप पहले वाले 16 माइनस कर दो भाई, 4 सेकंड में 16 चल चुका था ना वो, तो आपका आंसर 20 मीटर आ जाएगा। कर लोगे ऐसा? यस सर। यस अच्छा, सर। हमेशा सिमेट्रिकल बात भी नहीं है कि दो दो का ही एडिशन होगा। मान लो वो आपको कहता है कि पहले 2 सेकंड में 4 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में कितना चलेगा, नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चलेगा, 2 सेकंड के बाद 5 नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चलेगा, सोच लो आराम से, है ना। Yes, sir. 5. है ना, तो उस केस में हम कहते हैं ना, वही हमारे पास s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर का मतलब कितना था, 4 मीटर। तो अगर 1 सेकंड और जोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, तो हमने कहा प्रोपोर्शनली डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स। मुझे नहीं पता x कितना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x कितना आ गया, 9 मीटर आ गया, ठीक है ना। यानी टोटल 3 सेकंड में कितना चला, वो 9 मीटर चला, है ना। तो अगले 1 सेकंड में कितना चला होगा, 5 मीटर चला होगा। इसमें से आप पहले वाला 4 माइनस कर दो। Yes, sir. कर लोगे ऐसा, कर लोगे, कोई टेंशन नहीं। यस Yes, सर। sir. तो ये बात समझ में आ रही है। देखो प्रोपोर्शनैलिटी यूज करना भी हम सीख रहे हैं। प्रोपोर्शनैलिटी तो देखो वहां तक यूजफुल है जहां पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। स्कूल में तो आप पूरा फॉर्मूला लगा के लिख दो तो ही बेटर है, तब मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सिर्फ जल्दी आंसर लाना होता है, वहाँ प्रोपोर्शनैलिटी वाला काम किया जा सकता है। क्लियर हुई बात? Yes, sir. इसकी और प्रैक्टिस कर लेंगे। एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड होता है, वो देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड। nth सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, कोई आपसे पूछे इन द 5th सेकंड ऑफ मोशन वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। वो ये नहीं पूछ रहा है 5 सेकंड में कितना करेगा, वो पूछ रहा है 5वें सेकंड में कितना करेगा, है ना। या वो 8th सेकंड पूछ सकता है, 8वें सेकंड में कितना करेगा, 10वें सेकंड में कितना करेगा। तो एक पर्टिकुलर सेकंड इंटरवल दे रहा है आपको, वो उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स, तो कितना हुआ, ये हुआ un
प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, गलत तो नहीं है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर, और फिर अच्छा, उसका इससे n एक माइनस सेकंड वन पहले माइनस तक कर देते हैं, तो एस एन माइनस वन कितना होगा? यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। ये भी कोई गलती नहीं है इसमें। दोनों को माइनस कर दें। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो हमारा s इन द nth सेकंड आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, एस एन माइनस वन। सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हो कितना आएगा? मुझे ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना आएगा, और जो आएगा वही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आज से। एक बार ट्राई कर लो, देखो सब लोग। कर रहे हो सॉल्व? यस सर। बताओ क्या है। ये चेक कर लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आज से एस nth का फॉर्मूला बन जाएगा ये। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, तो ये Yes, sir. फॉर्मूला याद रखना है, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। इसको एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। मान लो किसी पार्टिकल का u जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब किसी ने पूछा हाउ मच डज इट ट्रैवल, हाउ मच डज इट ट्रैवल इन द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। फिफ्थ सेकेंड, पांचवें सेकेंड में कितना चला? बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, आप लिखोगे जो भी हमारा आंसर है इक्वल टू u यानी 10 प्लस a बाई टू यानी 4 बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, 2 इंटू 5 माइनस वन। कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 टाइम्स 9 हो जाएगा, देखो तो 28 मीटर ये आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, देखो सब लोग। यस यस सर। सर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकंड वाली बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। है ना? हालांकि इसको हमें बहुत आगे जाके और तरीक़ों से यूज़ करना है, बट आई थिंक कि अगर अभी के लिए बात समझे तो क्लियर हो जाएगी सबको ना। क्या कहते हो? यस सर। ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a particle starts from rest and moves with a constant acceleration. A particle starts from rest and moves with a constant acceleration. The ratio of the distances it covers, the ratio of the distances it covers in the 7th and 9th second of its motion is. The ratio of the distances it covers in the 7th and the 9th second of its motion is. 7th सेकंड में जितना चला और 9th सेकंड में जितना चला का रेशियो बताना है आपको। यानी ऊपर रखना है 7 सेकंड वाले को और नीचे रखना है 9 वाले को। कितना होगा एक बार मुझे बता दो।
सर 13/17। 13/17 बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग कंफर्म कर दें एक बार आंसर। बाकी लोगों का आंसर अगर यही है तो कंफर्म कर दें। यस सर यही है। यही है, ओके ठीक है। बाकी लोग अर्पित, प्रियांशु, 13/17। राघवन 13/17 ठीक है। आकाश भी कह रहे हैं 13/17। तो समझ आ गई मेरे ख्याल से बात, सब लोग समझ गए ठीक है ना। तो भाई इतना ही रखेंगे आज की क्लास को, है ना, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी, क्वेश्चन वगैरह मैं आपको भेज ही दूंगा, है ना। तो अब ऐसा है कि इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होना है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। ये हम कल की क्लास से शुरू करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। इसमें कुछ केसेस होते हैं 3-4, वो समझ लेंगे। बस ये हो जाएगा तो फिर तो हमारे पास रिलेटिव मोशन वगैरह रह जाएगा, है ना। तो काफ़ी कुछ हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लें। वो वेक्टर वाली एक्सरसाइज जो मैंने दी थी अब कर ली सब लोगों ने? नहीं सर मैं अभी कर रहा हूँ। कर सर लेना एक उसको, शीट हो गई उसको है है ना दूसरी टाइम से। निकाल के कर लेना। अब तो आंसर वगैरह सबके पास आ ही गए हैं उसके ना, यस वो सर। आंसर मैच कर लेना, है ना। फिर जो डाउट वगैरह होंगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी। बिल्कुल, है ना। तो कल पढ़ते हैं यार इसको। चलो जी। आज अभी ये रिकॉर्डिंग मैं इसमें डाल दूंगा, है ना। जो नहीं आए वो लोग इसमें देख यस सर, लेंगे। आज काफी कम पार्टिसिपेंट्स हाँ हैं। वही है ना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना, सबके अपने अपना कुछ है, तो कर लेगा उसको ना। मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।